नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है धर्मेंद्र रावत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र। आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के बीच। और ये टेस्ट मैच भी मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पिछला दूसरा टेस्ट मैच हुआ था दोस्तों। और इंग्लैंड टीम जो इस समय अनचेंज जाएगी, क्योंकि बैटिंग उनकी प्रॉब्ली ठीक रही है। बटलर उनकी बैटिंग में थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं, अपनी बैटिंग में वो लय और रिदम में नहीं दिख रहे हैं। फिर भी इंग्लैंड टीम को चांस नहीं लगी। बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर को इंग्लैंड ने वापस बुलाया है और एंडरसन को भी टीम में शामिल किया है, तो माइट भी वॉक्स और सैम करन बाहर जा सकते हैं। अदरवाइज़ इंग्लैंड की टीम में और कोई चेंजेस नहीं है। वेस्ट इंडीज़ की टीम में बैटिंग डिपार्टमेंट में चेंजेस संभव नज़र आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम में साई होप और कैम्बल दोनों ही अच्छे फॉर्म में नहीं है। दोनों ने 50+ रन बनाए हैं दोनों टेस्ट मैचों में, तो इनकी जगह नया प्लेयर खेलने के लिए हो सकता है किसी और को चांस दे। बॉलिंग डिपार्टमेंट वेस्ट इंडीज़ टीम चेंज नहीं करेगी। जहाँ तक रहा ओल्ड ट्रैफर्ड के मौसम, मैनचेस्टर के मौसम के बाद तो पूरी हद तक बारिश के आसार हैं। बारिश और रेनी ये मैच के दौरान बने रहेंगे। बारिश की बहुत मेहरबानी रहेगी मैच पे, तो दोनों ही टीमों को अपना बेस्ट देना होगा। वेस्ट इंडीज़ के लिए प्रॉब्ली ये चीज़, पहले टेस्ट मैच में वो टॉप ऑफ द ऑर्डर थी, दूसरे टेस्ट मैच में वो स्लाइडली डाउन थी। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में जैसे कि जस्ट दे स्टार्टेड, वो शुरू कर रहे हैं, सो दे लिटिल बिट डिफर, वो थोड़े से चेंज हो गए थे, थोड़े से बदल गए थे, या थोड़े से मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चीज़ें मिस कर दी थी। और सेकंड टेस्ट मैच में वो कम बैक स्ट्रांगली उन्होंने हर डिपार्टमेंट में, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, स्टॉक्स ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, सिबले अनबिलीवेबल सेंचुरी। तो कुल मिला के इंग्लैंड की टीम बहुत शानदार तरीके से खेली। वो एक स्टेप बाय स्टेप खेली और वो इस समय टॉप ऑर्डर लग रही है। वो तीसरा मैच जीतने के बहुत हद तक चांसेस इंग्लैंड के हैं। और वेस्ट इंडीज़ टीम एक इस तरह की टीम है, अगर उसे मौके मिलते रहें, अगर उसे किस सूटेबल बॉलर के हिसाब से मिले और उसे 2-4 मौके मिले, तो वो तगड़ा फाइट बैक दे सकती है। पर ओवरऑल परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ की है कि अगर लंबी साझेदारियाँ बनती हैं तो बॉलर उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर वेस्ट इंडीज़ का कोई बॉलर 1 या 2 विकेट लेने में कहीं रेगुलर इंटरवल्स में कामयाब होता, तो वो इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इंग्लैंड टीम को सिर्फ इतना ही करना है कि वो अपने रेगुलर इंटरवल्स पे विकेटें ना गिरे। चाहे अपने बर्न्स और सिबले हों, उसके बाद आपके रूट हैं, चाहे क्राउली है, एनीवन कैन जस्ट स्टे देयर सम स्पेंड टाइम और एक बढ़िया नॉक खेलने की कोशिश करें। उनके पास बहुत अच्छा मौका है टेस्ट सीरीज जीतने का। यही सेम चीज़ वेस्ट इंडीज़ के पास है कि उनके पास भी बहुत अच्छा मौका मैच जीतने का, सीरीज़ भी जीतने का। तो देखते हैं क्या होता है। पर जहाँ तक मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ की टीम की जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो अपना लैग खो रही है। गैब्रियल पहले मैच में बहुत शानदार रहे, कोई शक नहीं इस बात में। दोनों ही पारियों में मैच में वो बहुत घातक सिद्ध हुआ, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में शायद उन्हें 1 विकेट भी नहीं मिली है, 1 विकेट भी नहीं मिले। तो ये चिंता का विषय है। जो मैं बात कह रहा हूँ कि अगर वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलरों को अगर रेगुलर इंटरवल्स में विकेट मिलते हैं तो वो तो बहुत घातक है। अदरवाइज अगर एक पार्टनरशिप पनपती है तो उसको तोड़ने के लिए उनके पास कोई उस तरीके का बॉलर नहीं है जो बिल्ड पार्टनरशिप या बनी हुई साझेदारी को तोड़ सके। चेज़ पिछले टेस्ट मैच पे आप देख सकते हो 5 विकेटें लिए। एक स्पिनर की जो भूमिका होती है, मेन बॉलर निकल के आए वो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। पर मुझे डाउट ये हो रहा है, मतलब आप जीत गए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जीत गए, लेकिन डोमिनिक बेस को उस हिसाब से बॉलिंग ना देना ये डाउटफुल है। क्योंकि एक स्पिनर जो आपने खिला रखा है डोमिनिक बेस को, और मैं बार बार अपने सारे रिव्यू में ये कह रहा हूँ कि डोमिनिक बेस एक बहुत शानदार स्पिनर है। आप उनको मौका दीजिए, आप उनको प्रॉपर बॉलिंग कराइए। अगर ये हमारा अनुमान है कि बारिश हो सकती है, अगर कहीं बारिश ना होए तो पिच वैसी ही है जैसे पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट मैच में थी, इससे पहले वाले मैच में थी। बैट्समैनों के लिए मददगार है। सिबले और स्टॉक्स की पारी को हम भूल नहीं सकते। अगर आप थोड़ा वहाँ वक्त बिताते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है पिच में। लेकिन अगर बहुत कुछ है और बैट्समैन टिक जाते हैं तो वहाँ जो फास्ट बॉलर है उनकी बॉलों पर बैट्समैन को दिक्कत नहीं है, क्योंकि फास्ट बॉलर की बॉलिंग सीधी बल्ले पे सीधी आ रही है और बैट्समैन से अच्छी तरह से नॉक कर रहा है। लेकिन स्पिनर, हमने चेज़ को देखा, सिबले के भी विकेट्स देखे, आपका
बैस ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बैस को प्रॉपर ओवर ना देना ये मेरे लिए चिंता का विषय। तो अगर हम किसी को आउट ऑफ फॉर्म, एक तो वो प्लेयर खुद आउट ऑफ फॉर्म होता है और एक टीम उसे आउट ऑफ फॉर्म करती है, जैसे कि इस समय बैस के साथ हो रहा है। एक अच्छे अगर हम उसे पर इनिंग में 20-25 ओवर ना कराएं, तो क्योंकि हमने उन्हें एज ए बॉलर खिला रखा, वो 30 रन 20 रन 25 रन, टेस्ट मैच में 20-25-30 रन इफेक्टिव नहीं है। टेस्ट मैच में 100 बॉल्स आप खेलते हैं तो इफ़ेक्टिव है, या आप प्रॉपर 25-30 ओवर डालते हैं तो इफ़ेक्टिव है। अगर आप 30 रन 40 रन फास्ट बनाएं तो वो मैच सेविंग कभी नहीं हो सकते। दे आर द क्रूशियल सम स्टेजेस, लेकिन मैच विनिंग ऑल टाइम नेवर, कभी नहीं हो सकते। तो बैस के लिए मैं तो यही कहूँगा कि उसको प्रॉपर एक बॉलिंग दी जाए, उसको यूज़ किया जाए। मैंने बैस के अंदर वो कला देखी है, वो कला जो ग्राहम स्वान जो बॉलिंग को कराते थे, वो बैस के अंदर है। बैस कहीं ना कहीं एक ऐसा स्पिनर है, बहुत नवयुवक है, अच्छा फ्यूचर है उनका, लेकिन फ्यूचर को ब्राइट करने में एक टीम का, एक कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो रूट को देखना होगा कि बैस को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अच्छी बात है उनके फास्ट बॉलर वो शुरुआती काम कर दे रहे हैं कि बैस को उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन अगर तीसरा टेस्ट मैच जो अभी चालू होने वाला तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद, अगर उसमें कहीं भी वेस्ट इंडीज़ टीम की बैटिंग कहीं हल्की बहुत अगर टिकती है तो बैस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं तीनों ही टेस्ट मैचों में बैस के ऊपर इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ कि मैंने उनको देखा है, वो बहुत अच्छे गेंदबाज और एक निर्णायक गेंदबाज भी साबित हो सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कीमा रोच को और गैब्रियल दोनों को ही बहुत मेहनत करनी होगी। अगर वो टेस्ट श्रृंखला को जीतना चाहते हैं, तीसरा मैच जीतना चाहते हैं, तो उन्हें इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को, सबसे पहले टॉप ऑर्डर को उन्हें देखना होगा। सिबले, बर्न्स, क्राउले, रूट, ये उनको इन चारों स्तंभों को गिराना होगा, तभी वो कुछ जाके आगे कर सकते। हम होल्डर के बारे में बात करना चाहूँगा कि होल्डर जो गेंदबाजी कर रहे हैं बहुत शानदार, उसमें कोई शक नहीं है। होल्डर लाइन लेंथ को बहुत अच्छी तरह पकड़ रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ रह रहे हैं। वो 8-10 इंच ना, वो 8-10 इंच शॉर्ट हो जा रहे हैं। जब बैट्समैन को पूरा देखिए, बैट्समैन को जो खेल रहा है उसे पूरा वॉच करने का टाइम मिल रहा है, वो देख रहा, देन ही लीव्स, वो जस्ट देन स्टॉप। आप उसे खिलाइए, आप उसे फोर्स कीजिए कि वो आपको फ्रंट फुट पे खेले। ये गैब्रियल की बॉलिंग में भी ये कमी दिख रही है कि गैब्रियल अच्छी लाइन लेंथ को पिक कर रहे हैं, लेकिन उसे बैट्समैन ज़्यादातर लीव कर दे रहे हैं। लीव करने का मतलब ये है कि आप अच्छी लाइन लेंथ कर रहे हैं, लेकिन बॉल को वहाँ पिच नहीं करा रहे हो जहाँ बैट्समैन को प्रेशर पड़े कि हाँ उसे खेलना है, फ्रंट फुट में जाकर खेलना या बैक फुट। वो छोड़ नहीं सकता, अमूमन अपने आप वो गेंद को छोड़ नहीं सकता, उसे खेलना ही होगा। रोच ने अपने दोनों मैचों में बैट्समैन को खिलाया, उन्हें विकेटें नहीं मिली, इकोनॉमिकल बहुत रहे हैं। सेकंड इनिंग में उन्हें लास्ट की 2 विकेटें 2 बार मिली हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकल इस वजह से रहे और उनके हर बॉल में मूव था। वो बैट्समैन को फ्रंट फुट पर लाते थे, बैट्समैन को खिलाने की कोशिश करते थे। अनलकी रहे कि उन्हें उनकी बॉलिंग के हिसाब से विकेटें नहीं मिली। लेकिन होल्डर जो बहुत शानदार सुलझे हुए गेंदबाज है, मैं होल्डर की गेंदों की प्रशंसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि होल्डर का हाई आर्म एक्शन है, वो गेंद को पूरा डिकराते हैं, वो पूरा शोल्डर का यूज़ भी करते हैं। हाई आर्म एक्शन के साथ गेंद को बाउंस ज़्यादा मिलता है, और जब गेंद बाउंस लेती है और आप वो सही टिप्पा पकड़ लेते हो ना गेंद का, तो कहाँ वो सही टिप्पा, अगर वो गुड लेंथ पर पड़ने के बाद बाउंस हो तो बैट्समैन तुरंत उसे खेलने फ्रंट फुट पर जाएगा। वहाँ से अगर वो बाउंस होती तो एज के चांसेस बहुत बनते हैं। और एक टॉप वेस्ट इंडीज़ के जितने भी पास्ट में बॉलर रहे हैं उन सब ने यही काम किया है। वो सारे 6-7 फुट के फास्ट बॉलर, चाहे कॉर्टी एम्ब्रोस हो, चाहे वॉश हो, चाहे माइक होल्डिंग हो, चाहे मैकल मार्शल हो, सब ने यही किया कि गुड लेंथ से बॉल को बाउंस कराया है और बैट्समैन के लिए कोई चांस नहीं बना कि वो उसको छोड़ दे, उसे खेलना ही है। अगर वो डक करता है या कुछ और काम करने की कोशिश करता है तो बॉल बॉडी को हिट करती है। तो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलरों को एक समय था जब वेस्ट इंडीज़ की फास्ट बॉलरों की तूती बोलती थी, और वो वक्त तो पिछले 20 सालों से ख़त्म हो चुका है, वो वक्त रहा ही नहीं। लास्ट फास्ट बॉलरों में वॉल्श और एम्ब्रोज आते थे तो उनको गए हुए ज़माना बीत चुका है। तो अब वेस्ट इंडीज़ टीम में ना तो वो बैटिंग है ना वो बॉलिंग, लेकिन फिर भी अगर जो कुछ नए बल्लेबाज और नए बॉलर आ रहे हैं, स्पेशली जो गेंदबाज आ रहे हैं, उनको यही कोशिश करना है कि लेंथ
और लाइन के साथ साथ वो गुड लेंथ का जो एरिया है, जो ना तो प्रॉपर गुड लेंथ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर गुड लेंथ में भी एक अच्छा बल्लेबाज होगा जो रूट होगा वो आपको ड्राइव मारेगा, वो 100% ड्राइव मारेगा। और रूट जैसा बल्लेबाज वो प्रॉपर वी शेप में ड्राइव मारेगा। तो आपको वो एरिया पिक करना है कि कहाँ वो ड्राइव आपको खिलाना है। बैट्समैन जब फ्रंट फुट पर आएगा, यहाँ तक आ रहा है, तो आपको यहाँ गेंद को पिच कराना होगा कि वहाँ तक वो फुल स्ट्रेच हो जाएगा। और वहाँ से जब फुल स्ट्रेच हो जाए वो बैट्समैन, तो बॉल वहाँ से टिप्पा खा के उठ चुकी हो, वो सिचुएशन से आप इन स्विंग और इन आउट स्विंग कराते हैं। अब वो यहाँ तक आ सकता है, दैट्स इज़ द लास्ट पोजीशन ऑफ द बैट्समैन, कि वहाँ तक आ सकता है। और यहाँ से बॉल आपकी उठ के स्विंग होती है, तो वो बहुत ख़तरनाक गेंदबाजी हो सकती है, बहुत ज़्यादा। उस गेंदबाजी को समझ पाना, उस गेंदबाजी से पार पाना दुनिया की किसी भी टीम के लिए नामुमकिन होगा। इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि इस काम की शुरुआत वेस्ट इंडीज़ के कप्तान होल्डर कर सकते हैं, और होल्डर को ही करना होगा। गैब्रियल जो कर सकते हैं, लेकिन गैब्रियल की मैंने अब तक बॉलिंग में उनका एक अपना ट्रेडमार्क है, वो ओनली ऑफ स्टम्प के आसपास स्विंग गेंदें, इन स्विंग अच्छा करा रहे हैं। लेकिन जो एक होता है ना, जो वेस्ट इंडीज़ की कला है फास्ट बॉलिंग की, वो होल्डर में दिखती है। वो रोच में एग्रेसिव है, रोच बाउंस अच्छा मारते हैं, और रोज फ्रंट फुट में खिला रहे हैं। लेकिन जो एक गेंद में मूवमेंट, वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों को क्या हमेशा से खास बात रही है कि गेंद हवा में हिलने के बाद टिप होती है, और टिप होने के बाद भी जब गेंद बैट्समैन को लीव करती है तो हिलती हुई जाती है। तो जो अनिश्चितता बल्लेबाज के दिमाग में वेस्ट इंडीज़ के बॉलर, जो पहले के बॉलर भरा करते थे, वही चीज़ फिर से करनी होगी अगर इस श्रृंखला को वेस्ट इंडीज़ को जीतना है। तो बहुत हद तक होल्डर को अगुवाई करनी होगी, और इस बार शायद कीमा रोच को फ्रंट से बॉलिंग करनी होगी। उन्हें शुरुआती झटके देने होंगे इंग्लैंड को, जिससे कि वेस्ट इंडीज़ अपनी पकड़ बना सके। और सबसे बड़ी बात, वेस्ट इंडीज़ का जो मिडिल ऑर्डर है, जो बल्लेबाजी का है, वो नहीं चल पा रहा। ये होल्डर को सोचना है। होल्डर की खुद की बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही है। मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, होल्डर जिस क्लास के ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग उन्होंने दिखाई अपनी, लेकिन बैटिंग में भी वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। वो पिच पे टिक सकते हैं, रन बना सकते हैं। तो उनको सबसे ज़रूरी उनकी अपनी बैटिंग भी है कि वो मिडिल ऑर्डर को संभालें, और वो एक एंड से 40-50 रन का स्कोर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो 100 गेंदों के आसपास, 100-150 गेंदों के आसपास खेलते हैं एक एंड को पकड़ के। तो वेस्ट इंडीज़ टीम और ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो सकती है। तो टॉस होने में अब से लगभग 1 घंटे का समय है, और उसके बाद जो भी टीम जीतती, मेरे हिसाब से मौसम के हिसाब और टीम को टॉस जीतने वाली टीम को बॉलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि इस समय हवा भी चल रही है, बारिश का हल्के बादल हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टॉस जीतने के बाद कप्तान क्या फ़ैसला लेते हैं। क्या वो पहले बॉलिंग करेंगे? बहुत से कप्तानों को ये मानना होता है कि हम 4th इनिंग बैटिंग नहीं करना चाहते लास्ट डे और सेकंड लास्ट डे, क्योंकि हमारी 4थी इनिंग बैटिंग ना हो। क्योंकि उस समय क्या होता है कि अगर एक तो पिच में भी रफनेस आ जाती है, कहीं अगर पिच किसी स्पिनर को मददगार देती है, एक टारगेट सेट होता है 250, 300, और वो 1-1.5 दिन में बनाना होता है, तो बड़ा ही मुश्किल होता है। क्योंकि टारगेट को सेट होने के बाद उसको बचाना, अगर शुरुआती झटके 2-4 लग जाते हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अधिकतर टेस्ट मैच में टीम 4थी बैटिंग करने से बचती है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस समय टीम को बॉलिंग लेनी चाहिए। जो भी टॉस जीते उसे बॉलिंग लेनी चाहिए। वो ये ना देखे कि 4th इनिंग मुझे बैटिंग करनी है और क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं होगा। वो डे बाय डे गेम को खेले और डे बाय डे को गेम जीते। वो ये ना देखे कि मुझे अगले दिन क्या करना है। वो आज का सत्र खेले, आज जीते, हर सत्र बाय सत्र मैच को खेले और मैच जीते, ये इसके लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो टीम पहले टॉस जीतती हो बॉलिंग करे, और एक एग्रेसिवनेस मुझे आज फास्ट बॉलरों में देखना चाहता हूँ वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ज़्यादातर, क्योंकि उनमें वो कला है और वो कर सकते हैं। और फिर वो फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत अच्छा मौका था दूसरा टेस्ट मैच जीतने का, लेकिन वो नहीं जीत पाए, हार गए। तो उसकी भड़ास भी उन्हें निकालनी है कहीं ना कहीं। और एक बहुत सुनहरा मौका वेस्ट इंडीज़ टीम के पास। जो रूट की बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं रही, सिर्फ वो दोनों ही पारियों में 20 रन के स्कोर को ही टच कर पाया, लेकिन वो एक ऐसे बल्लेबाज है वो किसी भी समय बाउंस बैक कर सकते हैं। तो जो रूट की तरफ से हम परेशान नहीं हैं,
ना इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी इस समय एक बर्न्स का चलना रह रहा है, अदरवाइज सारे प्लेयर चल चुके हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट इंग्लैंड की बहुत शानदार रही है, बहुत सही रही है। तो ठीक 1 घंटे बाद जब टॉस होता है तो देखते हैं कौन सी टीम क्या फैसला करती है। तब तक के लिए बाय।